दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंदर हम चर्चा करते हैं आपकी घर और गृहस्थी की, उसके होने वाले खर्चों की, और कैसे आप अपने घर को मैनेज करते हैं, और आपसे ज़्यादा कैसे आपकी घर की जो गृहिणी है, वो कैसे मैनेज करती है। और हर साल अब 1 फरवरी को आता है आम बजट, और आम बजट से आम इंसान की होती है उम्मीदें। उम्मीदें यानी कि कोई टैक्स में छूट मिल जाए, कहीं कोई ना कोई कीमतों में कुछ कहीं गिरावट आ जाए ताकि घर गृहस्थी को सँभालने में थोड़ा-सा क्या सहारा मिल सके। और इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए हमेशा की तरह रोज़ी-रोटी के अभिन्न मित्र, जी हाँ, हमारे भी मित्र और श्री नयन पारीक जी। नयन भाई नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू कैसे सो हैं मच आप? दिनेश भाई। बिल्कुल बढ़िया। एंड जैसे आपने कहा बजट के लिए, और जो हमारे यहाँ एक एनुअल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जो एक मेजर इवेंट है उस पे चर्चा की शुरुआत आपने कर दी है, तो बिल्कुल वक्त पे शुरुआत हो गई है इसकी। और हम बिल्कुल। सब और रोजी रोटी देखने वाले सबको ये एक थोड़ा सा रसप्रद रहेगा कि कैसे पूरी चीज आगे हो सकती है, बजट में क्या क्या अपेक्षा रह सकती है, फिर क्या होगा एक्चुअली वो तो तभी पता लगेगा जब बजट आएगा। पर तब तक एटलीस्ट हमारे हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है वो कन्वे करें। और मुझे पता है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो पावरफुल है, और कई बार हमने रोजी रोटी जी। में उस चीज़ों की अ, चर्चा की है जिसमें जी। हफ्ते 2 हफ्ते में कोई ना कोई सरकार की ओर से एक्शन भी हो जाता है। तो इसीलिए न सिर्फ ये एक एक्सपेक्टेशन की बातें हैं, पर मेरे ख्याल से कहीं जो लोग डिसीजन लेते हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुंचे, वो भी आप इस प्लेटफॉर्म को मजबूत कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। आई लुक फॉरवर्ड टू दिस डिस्कशंस विथ यू। तो न्यूज़ टाइम के दर्शकों का और लव टीवी के दर्शकों का स्वागत है इस प्रोग्राम के अंदर। और जहां तक बात है हमारी उम्मीदों की, तो नयन भाई का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के ऑलरेडी हमें थोड़ा-सा राहत मिल जाती है कि शायद कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है। और नयन भाई जब मुस्कुराते हुए आते हैं, तो कहीं न कहीं लोगों को भी उम्मीदें होती हैं कि कुछ ना कुछ तो आज बेहतर होने जा रहा है। नयन भाई, आपकी पॉपुलैरिटी रोज़ी-रोटी में बढ़ती जा रही है। यू आर द रियल थैंक रोज़ी-रोटी मैन। थैंक यू सो मच। यू आर द क्रिएटर साहब। आपने ये एक ऐसा मंच बनाया है, और पिछले 7-8 महीनों से हम हर मंडे को ये कार्यक्रम करते आए हैं। और मतलब आपका एक अनोखा अंदाज है जिससे आप पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं, और मेरे ख्याल से वो सब बहुत सराहते हैं, सबको पसंद आता है, और उसका मैं भी हिस्सा हूँ, उसका मुझे बहुत आनंद है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नयन भाई, बजट आ रहा है 1 तारीख को, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब हमारे कुछ अंक जो आएँगे, वो हमारी घर की जो गृहिणी है, उसको मदद करने के लिए, कहीं न कहीं उसको राहत देने के लिए होने चाहिए। तो हम भी जो बातें कर रहे हैं कि वित्त मंत्री तक हमारा भी कुछ जो गुहार है, हमारी भी जो कुछ डिमांड्स हैं, पहुँच जाएँ, ताकि हमारी जेब के ऊपर बोझ थोड़ा कम पड़े। तो नयन भाई, क्या अपेक्षा करें? क्या कुछ हो सकता है? आम आदमी की अपेक्षाएँ क्या-क्या हैं? कोई 2-4 बताइए, ताकि हम उन तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकें। एक तो दिनेश भाई ये समझ ले हम लोग कि क्या बैकग्राउंड में ये बजट आ रहा है। तो देखिए पिछले कुछ एक महीनों से हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हम जी, देख रहे हैं कि पिछले 2 एक क्वार्टर से सरकार के जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें जो बोयंसी थी वो थोड़ी सी कम हो रही है, तो सरकार की एक रेवेन्यू थोड़ी सी कम हो रही है। जी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जी, इनइक्वालिटी की हमने टाइम टू टाइम बात करी है कि जो एक हम लोगों को सबको परेशान करता है कि जो रियली गरीब लोग हैं, जी, जो 50% हमारे लोग हैं वो कहीं 5,000 रुपया पर मंथ की से भी कम में अपना गुजारा करते हैं। जी, और उसके साथ मैं समझ रहा हूँ कि ये जो ओमिक्रॉन का आना, ये सब सिचुएशन में वो एक बहुत ही टिपिकल सिचुएशन में हमारे पूरे देश को और टू एन एक्सटेंड विश्व को रख रहा है। और इस बैकग्राउंड में इस बजट को और हमारी अपेक्षाओं को हमको प्रोजेक्ट करना है। मैं इसमें अच्छी बात ये देख रहा हूँ कि मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं, एज ओपनिंग रिमार्क आपको बताते हुए, कि ये जो है एक पॉपुलर बजट होगा। वो इसलिए क्योंकि इस साल में बहुत ज़्यादा इलेक्शंस आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से लेके बाकी के गोवा, गुजरात, पंजाब। तो हमारे मेरे ख्याल से एक जो 2024 में नेशनल इलेक्शन आएंगे उससे ऑलमोस्ट सिमिलर मेरे ख्याल से पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट साल मैं इस साल को समझ रहा हूँ। और ये सब इलेक्शंस के कारण मैं समझ रहा हूँ कि सरकार एक ऐसे बजट को प्रेजेंट करना चाहेगी कि जो लोगों को थोड़ा सा
अपनी तकलीफों में मलहम का काम करे, लोगों को मदद करे, लोगों को थोड़ी सी अपनी जो संवेदना है सरकार वो प्रकट करना चाहेगी। और क्योंकि इलेक्शंस इतने ज़्यादा राज्यों में आने वाले हैं तो वो उनको एक करने का कारण भी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बैकग्राउंड है। एक तो तकलीफें हैं थोड़ी सी, पर उसके साथ साथ इलेक्शंस है, तो एक पॉपुलिस्ट बजट आने की मेरे हिसाब से पूरी संभावना है। बिल्कुल आपने सही कहा है। और क्या इनकम टैक्स में कुछ छूट की उम्मीद करें, क्योंकि यूपी के इलेक्शन 10 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। हम जो हमारी वोटिंग शेड्यूल है 10 फरवरी, 14 फरवरी और 1 फरवरी को अनाउंसमेंट है। तो अब लगता है कि मध्यम वर्ग को थोड़ा बहुत अपनी साइड में लाने के लिए लगता है मोदी जी कुछ तो करेंगे। कुछ तो छूट लगता है, जो 2.5 लाख की चल रही है पिछले 7-8 सालों से, कुछ तो बढ़ोतरी हो उसमें। मैं समझ रहा हूँ कि इतने सारे इलेक्शंस आने वाले हैं, एक आम आदमी के साथ अपना जो सेतु है वो स्ट्रांग भी करना है सरकार को। तो और आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ एक सालों से जो एक मिनिमम हमारा इनकम टैक्स का थ्रेशोल्ड था उसको बदला नहीं गया है, महंगाई बढ़ी है। तो इसमें बहुत सारे कारण हैं कि ये करने का एक मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बन रहा है, क्योंकि आज की तारीख में आपके पास जो पैसे है उसकी वैल्यू और परचेजिंग पावर है वो डिमिनिश हो रहा है। तो जी। इसीलिए आप जो 2-3 साल पहले, 5 साल पहले हम लोगों ने जो इनकम टैक्स का थ्रेशोल्ड नक्की किया था वो आज की तारीख में ऐसे ही घिस के कम हो गया है। जी। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि ये थ्रेशोल्ड को बढ़ाने की पक्की ज़रूरत है। दूसरा मैं समझ रहा हूँ कि देखिए हमारे यहाँ जो कॉरपोरेट टैक्स है वो कम हो रहा है। तो आज की तारीख में ये है कि एक इंडिविजुअल, यदि आप और मैं कोई 15 लाख के ऊपर 1 रुपया भी कमाते हैं तो हम लोगों को 30% प्लस देना है टैक्स। बिल्कुल। और यदि एक कंपनी कमाती है जो कि सक्षम है, रिलायंस है, बाकी की बड़ी कंपनीज है, जो कि नई नई कंपनीज जो आ रही है बाहर से, हम लोग मेक इन इंडिया के कार्यक्रम तहत लोगों को यहाँ बुला रहे हैं। तो यदि इतनी बड़ी और पावरफुल कंपनीज यहाँ आके अपना कारोबार शुरू करे और उनका इनकम टैक्स मेरे और आपके इंडिविजुअल इनकम टैक्स से कम हो, वो मैं समझ रहा हूँ कि एक हद तक यदि कंपनी को शुरुआत की थी अट्रैक्ट करने के लिए तो बराबर है। पर जी। एट द अर्लीएस्ट, एज इकोनॉमिस्ट, एज रोजी रोटी देखने वाले एक जो ऑर्डिनरी आदमी और एक जो भारत की जनता, सबके मन में है कि आपने जैसे कहा नीचे का थ्रेशोल्ड थोड़ा सा और ऊपर हो, और ऊपर का जो हमारा 15 लाख के ऊपर का जो स्लैब है वो भी कहीं कम होना चाहिए। और कंपनीज के लिए जो टैक्सेशन है, जी। अ, मुझे लगता कंपनीज है और जो शायद वही। कॉरपोरेशन है जी। उनको कहीं जी। कम इनकम टैक्स दे। तो जी। मुझे लग जी। रहा है कि ये एक जो एनोमली है या एक जो विसंवादिता है वो रिमूव करने का टाइम आ गया है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि हम जब ये अपने फरवरी के कार्यक्रम में जब इसकी चर्चा करेंगे बजट की, रोजी रोटी के कार्यक्रम में, तब मेरे ख्याल से इनकम टैक्स का कुछ ना कुछ सुधार आ जाना चाहिए। नयन भाई, एक तो ये लोग बड़े कंफ्यूज हैं। एक तो जो डबल ड्यूल टैक्स सिस्टम स्टार्ट किया ना, कि आप 5 लाख तक एक सिस्टम ले लो, 2.5 लाख वाला एक सिस्टम हो, ये लोगों को और कंफ्यूज कर रहा है। आपका मकसद होना चाहिए कि टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करें, आम आदमी समझ सके। पर आप हर बजट के अंदर उसे और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। फायदा किसको है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को। ऐसा लगता है कई बार कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई सरकार के साथ मिली भगत है और वो उनके लिए सब कुछ कर देते हैं। अरे भाई, हमारे लिए सोचिए। और एटीसी की जो थोड़ी बहुत जो बचत होती थी, वो तो बढ़ाई ही नहीं गई है, वही की वही पड़ी है। हेल्थ के एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी नहीं बढ़ाया गया है। तो हमारे भी तो कुछ सजेशन है सर, वहां तक पहुंचाइए ना जरा एक में। बिल्कुल, यानी आपने बहुत ही इफ़ेक्टिवली इसको ऑलरेडी रख दिया है। और मैं तो इस चर्चा को हमेशा ही एक इंटरेक्शन के तौर पे देखता हूँ, क्योंकि आपसे भी इतने ही नए सजेशंस, इतनी ही नई बातें सुनने को मिलती है, जो कि आई थिंक कहीं भी कोई इकोनॉमिस्ट से या कोई एक्सपर्ट से मिले। तो इसीलिए आपने ये बहुत ही सही मुद्दा सरकार तक पहुँचाने की एक मतलब कोशिश की है। और मैं समझ रहा हूँ कि इसको सरकार को समझने की ज़रूरत ही है कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करें। देखिए, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तब उसको हम लोग वो गुड एंड सिंपल टैक्स के तौर पे बुलाना भी चाहते थे। और जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ तब पहले तो जो सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर है, नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सब संभालते थे। जैसे जीएसटी आया कि सब चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ने लगी जीएसटी के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारी जो
लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज जिसके जरिए हम लोग ये सब फाइल करेंगे वो भी बढ़ जाएगी। तो आपने जैसे कहा, बाहर विदेश में कहीं भी लोग हैं वो अपना इनकम टैक्स खुद फाइल कर लेते हैं, इतना सिंपल टैक्स फॉर्मेट है। हम भी ऐसा कैसे करें कि टैक्सेशन फॉर्मेट सिंपल रहे, चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपको कोई ऐसे पैसे न देने पड़े, अनलेस कि आपको कोई ज़रूरत हो, आपकी कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो, आप कोई कॉर्पोरेट एंटिटी हो, आपके कोई बड़ा आपका व्यापार हो, कारोबार हो, तो बराबर है, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को अफोर्ड कर पाते हैं। पर एक कॉमन आदमी, एक जो रोजी रोटी देखने वाला आदमी जो अपना जीवन निर्वाह चला रहा है, उसके लिए एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो खुद भी अपना इनकम टैक्स का रिटर्न अपने आप फाइल कर पाए। और आपने जैसे कहा, उसका सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसको सिंपल करें। हम लोग ज़्यादा ऑप्शन दें, ज़्यादा फॉर्म्स दें, ज़्यादा इसमें डिटेल्स मांगे, ज़्यादा चीज़ें करें, वो और मुश्किलें क्रिएट करता है। तो इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करें, वो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़रूरी है। और वो करे तो उसमें सरकार को कोई टैक्स का लॉस तो है ही नहीं, और जी। लोगों को राहत मिलती है। तो ऐसे सब जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, वो मैं समझ रहा हूँ कि सरकार को इमीडिएटली करने चाहिए, और लोगों को राहत इसके द्वारा मिले, उसके लिए उनको प्रयास करने चाहिए। एक थोड़ी सी बात मैं और करना चाहूंगा, जी। जिसके बारे में नीति आयोग ने भी कहा था और मैं भी उसके प्रति बड़ा चिंतित हूं। वो क्या हो रहा है कि नयन भाई, हमारे हेल्थ के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, वेजेस हमारे कम होते जा रहे हैं, और जो पीछे इनइक्वालिटी रिपोर्ट जिसके ऊपर हमने चर्चा भी की थी, तो हमने बताया भी था कि नीचे के जो 50% लोग हैं उनकी हालत तो बहुत टाइट हो चुकी है इस टाइम। तनख्वाहें भी कम हो चुकी हैं, नौकरी भी जा चुकी है। अब करीब करीब 50-60 करोड़ लोगों को जो है वो आयुष्मान भारत की सुविधा मिली हुई है। अब जो टॉप के 5 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है, वो मुश्किल से 1.5 करोड़ लोग हैं, यानी कि 1.5 करोड़ लोग जो फाइल करते हैं, तो टोटल 6 करोड़ लोग हैं। अगर 135-40 करोड़ में से 6 करोड़ निकालो तो हमारे पास 130 करोड़ फिर भी बचते हैं। नीचे 50-60 करोड़ को आयुष्मान भारत मिल गया, लेकिन 50 करोड़ ऐसे हैं जिनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। पिछले कोविड में उनके बेचारे घर बार बिक गए, बर्तन भी बिक गए, भांडे बिक गए, ज्वेलरी बिक गई। आप सोचिए उनकी क्या हालत है। और उनके बारे में राजीव कुमार ने चर्चा की थी, नीति आयोग ने, कि ये बेचारे मारे हुए हैं, तो हम इस बजट में क्यों ना उम्मीद करें कि एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस जो कि अफोर्डेबल हो, एक पूरे भारत के लिए 100 करोड़ लोगों के लिए आए, 50 करोड़ जो बचे हुए भी हैं, ताकि वो उसको लेके थोड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। ये हमारी भी गुजारिश है नयन भाई। बिल्कुल आपकी बात सही है। लास्ट ईयर आई थिंक हमारे बजट में कहीं 35,000 करोड़ का हेल्थ के लिए प्रोविजन था। और जी। अभी मैं समझ रहा हूँ कि ओमिक्रॉन चल रहा है, पिछले 2-1 साल से हम लोग कोविड से जूझ रहे हैं। तो एक हेल्थ की जो अवेयरनेस है वो अभी हाईएस्ट है, और लोगों को भी बहुत समझ में आ रहा है कि हेल्थ इज एक्चुअली द वेल्थ। और आपकी तबीयत ही ठीक नहीं होगी तो आप ना काम कर पाएंगे, ना कुछ और चीज़ कर पाएंगे, ना आप सुखी रह सकते हैं। तो इसीलिए हेल्थ मैनेजमेंट और हेल्थ की जो इंश्योरेंस है, वो स्कीम आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, जो कि बीच में कहीं रह जाते हैं, ना वो बहुत ज़्यादा अमीर है, ना वो बहुत ज़्यादा गरीब है, कि सरकार की बाकी की जो सब्सिडी वगैरह उनको मिले, उनके लिए एक हेल्थ का एक ऐसी स्कीम कि जिसके द्वारा उनको कोई हेल्थ की ज़्यादा फिक्र ना हो। क्योंकि ये तो क्या, आदमी हेल्थ से ठीक हो जाए हॉस्पिटल से, तो बिल से दोबारा बीमार पड़ जाए, वो सिचुएशन आ जाए, उसको भरने के लिए लोन लेनी पड़े, जो कि उसको फिर 2-4 साल तक रिपेमेंट का झंझट हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि हेल्थ का एलोकेशन इस साल इस बजट में बढ़ने वाला है, क्योंकि बूस्टर डोज का भी प्रावधान करना है, लोगों को पहुंचाना है। उसी के साथ, क्योंकि हेल्थ का अभी इशू स्टॉप पे है, मैं समझ रहा हूँ कि इसके साथ ये जो आपने जैसे कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पीपल हु आर नॉट कवर्ड इन द टॉप और बॉटम पीपल, उनके लिए ये करने का मैं समझ रहा हूँ कि इट्स अ हाई टाइम कि ये हो जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। अब दो खबरें ऐसी हैं लास्ट में जो आपस में जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई इसलिए है कि मैं उसको भारत के निर्यात के साथ देख रहा हूं, एक्सपोर्ट के साथ देख रहा हूं। भारत और चाइना का एक्सपोर्ट 2021 में रिकॉर्ड हो गया साहब, 125 करोड़ का। ट्रेड 125 बिलियन डॉलर, सर नॉट करोड़, 125 बिलियन डॉलर ऑल टाइम। और भारत का जो एक्सपोर्ट चाइना को बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है, इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। तो ट्रेड बैलेंस भी बढ़ रहा है वहां पे देखा जाए तो। अब मुसीबत ये है कि भारत को अगर कॉम्पिटिटिव होना है तो भारत कुछ ऐसा करे जो थोड़ा बहुत बेहतर हो। लेकिन चाइना ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया 2 दिन पहले, और ऐसा मास्टर स्ट्रोक बांग्लादेश के संदर्भ में
कि उसको देख के इंडिया एकदम से हक्का बक्का रह गया, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स वहां सफर होंगे। हुआ क्या है कि चाइना हैज एग्जम्प्टेड 98% ऑफ बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स ड्यूटी फ्री, जीरो ड्यूटी। 8,930 आइटम्स, 8,930 items which are exported from Bangladesh to China are now duty free, zero customs duty। तो सर जब वहां से सारा ये सामान जाएगा तो हमारे सामान को कौन खरीदेगा जिसके ऊपर चाइना के अंदर कस्टम्स ड्यूटी रहती है। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि चाइना ने मास्टर स्ट्रोक मार के बांग्लादेश को अपनी साइड में कर लिया कि वो हमारे देखे क्या कर रहा है, लेकिन हम भारत की जो सरकार है वो जो बांग्लादेश के कहने पर भी उनको कुछ राहत नहीं दे रही है। इसकी वजह से हमें कुछ स्ट्रेटजिक रूप से, आप तो स्ट्रेटजिक गुरु भी हैं, मैनेजमेंट गुरु भी हैं, बांग्लादेश के आप विजिटिंग फैकल्टी भी हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज में। तो भारत ऐसा बिग हार्ट क्यों नहीं दिखाता बांग्लादेश के लिए? अब जबकि हमारा तो ट्रेड सरप्लस इतना है उनके साथ कि पूछो मत, जहां उनका एक्सपोर्ट इंडिया को हार्डली $1 बिलियन है, हमारा तो 10-12 बिलियन डॉलर है पर ईयर का। तो हम इतना बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा सकते सर? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है आपका जो कहना है, इससे मैं सहमत हूँ, इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में एक नेचुरल इमोशनल कॉर्ड है इंडिया के साथ। हम लोगों ने तो बांग्लादेश को जन्म देने में अपना योगदान दिया हुआ है, और हमारे कारण 50 साल पहले बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ, और इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप यदि बांग्लादेश का किसी देश के साथ हो सकता है तो वो इंडिया का है। और वो नेचुरल एडवांटेज यदि हम लोग कम करते जा रहे हैं या गंवाते रहते हैं टू चाइना और सब अदर कंट्रीज। देखिए, चाइना को तो न सिर्फ एशिया का पर पूरे दुनिया का एक सुपर पावर बनना है, और वो अपनी मास्टर स्ट्रेटेजी से हर जगह कोई ना कोई दावपेच करता रहता है। कभी वो मालदीव्स में कोई ना कोई चीज कर लेता है हरकत, कभी श्रीलंका के साथ कर लेता है, कभी बांग्लादेश, नेपाल। तो हमारे आसपास जो भी पड़ोसी है उसको चाइना अपनी ओर खींचे जा रहा है, और हम लोगों को थोड़ा सा आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये समझ रहा हूं मैं कि हम लोगों को स्ट्रेटेजिकली उसको बहुत ही अच्छा प्ले करने की जरूरत है। और उसमें मेरे ख्याल से जो भी इंडिया का मतलब एक स्ट्रेटेजी क्लैरिटी आ जाए, डिप्लोमेटिक क्लैरिटी आ जाए, तो फिर अपना बिजनेस और भी मेरे ख्याल से अलाइन हो जाएगा, और बांग्लादेश के साथ हमारा एक जो नेचुरल एडवांटेज है वो हम गंवा ना दें, और बाकी के लोगों और बाकी के देश उसके करीब ना हो जाए। उसके लिए मेरे ख्याल से हम लोगों को बहुत ही एहतियात बरतने की जरूरत है, और अपने जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लेने की भी जरूरत है। उसके साथ मैं फिर अपना थोड़ा सा बजट पे आऊंगा कि बजट में हमारे क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि बांग्लादेश का तो हमारे लिए, सबके लिए एक इमोशनल पॉइंट बन जाता है। पर मैं समझ रहा हूँ बजट में सरकार को, देखिए, सरकार का कंजम्पशन जो है वो जुलाई अगस्त सितंबर 21 में, जुलाई अगस्त सितंबर 19 का था, उससे 17% कम हुआ है। अब सरकार का कंजम्पशन कम हुआ तो इसका कारण यदि हम ये मानते हैं कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो वो मैं उसका एक और पहलू इसलिए प्रेजेंट करना चाहता हूँ रोजी रोटी हमारे देखने वालों को, कि भाई सरकार खर्चा नहीं करेगी तो इकोनॉमी का मेरे ख्याल से जीडीपी ग्रोथ हमारा 2% कम हो गया, क्योंकि सरकार ने अपने कंजम्पशन में ब्रेक लगाई। और उसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि फाइनेंस इज नॉट अ बिग कंस्ट्रेंट, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सरकार के आज जो सरप्लस फंड्स पड़े हैं वो 4.7 लाख करोड़ है। तो 4.7 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो ऐसा नहीं है कि पैसे के कारण सरकारी कंजम्पशन कम हुआ है। मेरे ख्याल से एग्जीक्यूशन है, जो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन है, डिपार्टमेंट का जो काम है, उसमें कैसे हम लोग तेजी लाएं, उसमें कैसे हम लोग बजट में भी और बाकी के तौर पे भी ये इवेल्युएट करें कि भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट में खर्चा नहीं हुआ, जो उनका एलोकेटेड बजट था वो भी यदि वो खर्चा नहीं करते हैं और उसके कारण इकोनॉमी में हम लोगों को 1 या 2% की जीडीपी ग्रोथ रेट में कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। तो ये मेरे हिसाब से हम लोगों को एक मॉनिटरिंग और बजट एलोकेशन है, उतना लोग खर्चे, उसके लिए हम लोग कुछ काम करें, वो जरूरी है। उसके साथ 2-4 सेक्टर मैं समझ रहा हूँ कि जो कोविड अफेक्टेड है उसमें सरकार कोई डायरेक्ट हेल्प करे इसके द्वारा। और एक दूसरा रिलेटेड मैं चैलेंज ये भी कहता हूँ कि हमारा जो जीएसटी है वो 28% है सीमेंट पे, और सीमेंट 65% जो है वो हमारे कस्टमर्स यूज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं।
मैं अपने घर में थोड़ा सा काम करने के लिए, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन में एक्सटेंशन करने के लिए 65% ऑफ सीमेंट इज यूज्ड बाय इंडिविजुअल। तो आप तो जीएसटी देंगे तो फिर आपके लिए सीधा 28% रेट बढ़ गया, आपको कहीं वो बाद नहीं यहाँ मिलने वाला है। तो नयन भाई 28% की जो क्लॉज है जीएसटी की, दैट इज द सिन क्लॉज, यानी कि बिल्कुल, पाप, जो बिल्कुल। पाप वाले जो प्रोडक्ट्स है वो वहां जाते हैं। और आप सीमेंट को जब सिन गुड्स में ले आते हो तो फिर आप तो पाप कर रहे हो जनता के प्रति, देखा जाए तो ये तो गलत है बिल्कुल। और यदि कंपनीज लेती है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में वगैरह में, तो वो तो आगे कहीं ना कहीं उसको क्लेम कर लेती है, तो उसका इस पे इतना बर्डन नहीं पड़ता क्योंकि आगे जीएसटी भी कर लेगी। पर जो इंडिविजुअल है वो 65% जो हम लोग सीमेंट खरीदते हैं, हमारे लिए वो 28% स्ट्रेट स्ट्रेट एडिशनल थिंग है। और जैसे आपने कहा 28 इज अ पिनल प्रोविजन, वो तो आपको कहीं ना कहीं कोई कंजम्पशन न करना हो तो उस पर ये लगाया जाता है। तो इसको मैं समझ रहा हूँ कि एट द अर्लीस्ट कम होना चाहिए। बजट में शायद ये बात नहीं है, पर एट द अर्लीस्ट जीएसटी काउंसिल में लेके करना चाहिए और एक अपना उनको निर्धार करने की जरूरत है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के प्रति हम लोग चिंतित है, काम करना चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन के जो जो प्रोजेक्ट है उसके लिए भी मेरे ख्याल से ये सीमेंट का जीएसटी रेट कम करने की जरूरत है। उसके अलावा होटल्स, बार्स, रेस्टोरेंट वगैरह में 2.4 लाख करोड़ का इसका बिजनेस है, 5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और वो सब आए दिन कोई ना कोई हम कर्फ्यू हो जाता है, कभी कभी लोगों पे रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, तो ये लोग अपना बिजनेस, पिछले रोजी रोटी अपनी उनकी जो बिल्कुल ही हिल गई है पिछले 2 साल में। हमारे अहमदाबाद में अभी 10 बजे कर्फ्यू हो गया तो लोगों को 8 साढ़े 8 को अपना काम बंद करना पड़ता है। अब रेस्टोरेंट को तो काम ही डिनर का ज्यादा होता है, और वो यदि 8 साढ़े 8 को बंद करना पड़े, फिर महीना चले, फिर 2 महीना न चले, तो उन लोगों को मेरे ख्याल से कोई डायरेक्ट हम लोगों को हेल्प करने की जरूरत है। और सरकार जो अफेक्टेड सेक्टर्स है, जैसे होटल्स, बार, रेस्टोरेंट हुआ, जैसे मैं समझ रहा हूँ टूरिज्म हुआ, 5.5 लाख करोड़ की उसकी साइज है, करीब 4 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। और उन सबके एम्प्लॉयमेंट जो है वो अभी कोई ना कोई चरमराए हुए हैं, क्योंकि टूरिज्म नहीं हो रहा है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, थोड़ा बुकिंग कराते हैं, फिर कोई ओमिक्रॉन आ गया तो कैंसिल करना पड़ता है। उसके अलावा रिटेल है, रिटेल सेक्टर में मैं समझ रहा हूँ कि हमारा कहीं 57 लाख करोड़ का कामकाज है, 4 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और रिटेल भी, आपके मॉल आए दिन बंद हो जाते हैं, सिनेमा कॉम्प्लेक्सेस में रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, इन लोगों की रोजी रोटी बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट हो गई है। उसके अलावा एमएसएमई सेक्टर जो कि 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, उनके लिए हम डायरेक्टली कैसे हेल्प करें, बिकॉज ये सेक्टर्स जो है वो बैकबोन है हमारी, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और सबसे ज्यादा अफेक्टेड है ओमिक्रॉन के, कोविड के, बाकी के सब जो जी चीजों के कारण ये सब जो है वो बहुत ही जरूरतमंद है। और इस सेक्टर में मैं समझ रहा हूँ डायरेक्टली कोई सरकार इस बजट के द्वारा कुछ काम करेगी तो दैट वुड हेल्प द इकोनॉमी एज अ होल, एंड दैट वुड हेल्प पीपल जो रोजी रोटी देख रहे हैं, बाकी के हमारे जो अपना जीवन व्यवहार निभा रहे हैं, उनके लिए मदद करेगा। मैं समझ रहा हूँ कि इस बजट में मेरी अपेक्षा ये है कि इन लोगों के कोई आंसू सरकार पहुंचेगी। बिल्कुल आपकी बात सही है। और कुछ हफ्ते पहले बात निकली थी जीएसटी काउंसिल से में कि सरकार चाहती है कि 40 लाख तक के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स भेजें तो उन पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, जो छोटे उद्योग वाले हैं। लेकिन उसके ऊपर शायद मुझे लगता है बात आई गई हो गई और उस चीज को कंसीडर नहीं किया गया, जबकि सरकार ही उसे प्रपोज करने जा रही थी, देखा जाए तो, कि छोटे बिल्कुल। छोटे लोग हैं, जो छोटे छोटे उत्पादक हैं, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट नहीं भेज पाते क्योंकि वो जीएसटी लग जाता है, वो भी उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है जीएसटी का, तो उनको मदद करने की जरूरत थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है। तो उम्मीद है कि शायद आने वाली 1-2 मीटिंग में उसको रिजॉल्व कर लिया जाए। और हाँ, एक बहुत अच्छा मुद्दा जो अगले हफ्ते में उठाएंगे जीएसटी के कलेक्शन के ऊपर, जो बताया गया है कि जीएसटी का कलेक्शन अभी रोबस्ट हो गया है, 1.3 लाख करोड़ पे आ गया है। लेकिन हमारे एक बहुत बड़े क्या कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट और भी हैं, श्री ए.के. भट्टाचार्य साहब, उनका कहना है कि आप फिगर्स के डिसेप्शन में मत जाइए, ये फिगर कम हो रहे हैं। और डिटेल में मैं बताऊंगा, अगले एपिसोड में जाऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूं कि 18-19 में हमारा जीडीपी का जो जीएसटी कलेक्शन था 6.22% था, जो 19-20 में 6.1% रह गया, 2021 में 5.75% रह गया जीडीपी का, और इस साल इट मे नॉट क्रॉस 6.1%।
तो इसका मतलब हम जो देखा जाए वापस से 19-20 को भी टच नहीं कर पा रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन को, जो दिखने में आपको 90,000 1 लाख करोड़ से 1,30,000 करोड़ है, और उसके अंदर भी एनोमली है आईजीएसटी की, एसजीएसटी की और सीजीएसटी की, जहां पे मेजर बेनिफिशियरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के जो एसजीएसटी है वो नहीं बढ़ रहा है उतना। तो काफी अंदर के माइन्यूट फैक्ट्स उन्होंने दिए हैं, जिसको देख के मुझे लगा कि ये बात सही कर रहे हैं। अगले हफ्ते इसके ऊपर बात करेंगे। और कोई और आखिरी कमेंट आप करना चाहें नयन भाई बजट के ऊपर? मैं समझ रहा हूँ कि रोजी रोटी हमारे देखने वाले जो भी मित्र है, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं तो कुछ एक मुद्दे लेता हूं जो मुझे ठीक लग रहा है, दिनेश भाई वो लेते हैं जो उनको नजर आते हैं, पर आप सब अपनी कोई रोजी रोटी का काम कर रहे हैं, आपकी अपेक्षा क्या है बजट से, वो भी यदि हमको ईमेल से भेजे तो हम अपने अगले कार्यक्रम में इसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको उठाएंगे, उसके प्लसेस एंड माइनसेस देखेंगे। तो ये जो है वो प्रोग्राम सिर्फ ना हमारे दोनों का रहे, पर बाकी के सब लोग जो एटलीस्ट बजट की एक्सरसाइज से एक इंटरेक्टिव मायने से इसको शुरू करें। और कभी कभी जब लगता है तो मैं दिनेश भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोगों के सजेशन आते हैं उनके नाम के साथ हम एक्नॉलेज करें उनको, और कहें कि भाई ये इनके सजेशन आए हैं और इस पर थोड़ी सी चर्चा करें, इसको हम एक अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा सरकार तक ले जाएं और इस बजट में जो भी हमारी एटलीस्ट सजेशन है वो पहुंचा पाए। तो मैं समझ रहा हूं कि मैं अपने सब दर्शकों को अपील करना चाहूंगा कि आप प्लीज इसमें जुड़िए हमारे साथ, और हमारे कार्यक्रम में आपको जो लग रहा है वो भी सजेशंस पक्का भेजिए। हम लोग उसका एक्नॉलेजमेंट दे के आपको और आपको क्रेडिट दे के फिर आगे इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो आपका सजेशन बहुत अच्छा है और हम अगली बार से इसको कुछ ना कुछ 1-2 लोगों के, या जो भी हम ले सकते हैं क्वेश्चंस जो लोगों के आएंगे, क्वेरी आएंगी, उसको लेने के प्रयास भी करेंगे डेफिनेटली। आपकी जो सलाह है सर आंखों पर। तो दर्शक मित्रों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम रोजी रोटी। हमें लिखिएगा आपको कैसा लगा, आपने सुझाव दीजिएगा। बजट आ रहा है, उसके जो सुझाव हैं वो भी लिख भेजिएगा। हम उन सुझावों को अगले एपिसोड में उठाने का प्रयास करेंगे। तो हमें दीजिएगा इजाजत, और नयन भाई का करेंगे हम शुक्रिया कि उन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे साथ थैंक यू आए सो मच। और हमारे दर्शकों का हमेशा की तरह उन्होंने बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन दिया बजट के बारे में और अर्थतंत्र के बारे में। तो अगले सोमवार को फिर मुलाकात होगी नयन भाई के साथ, क्योंकि उनके बिना कार्यक्रम पूरा होता नहीं है। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मिलते हैं बहुत जल्दी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। थैंक यू सो मच।